दीपांशु, मेरा क्वेश्चन, फुल फॉर्म बताओ। UIDAI। दीपांशु। The दीपांशु। United Nation नहीं नहीं Development. नहीं नहीं, थोड़ा हिंट देता हूँ बच्चे। दीपांशु, आधार बनवा रखा है? Yes, sir. तो आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी का नाम है शॉर्टकट में UIDAI। फुल फॉर्म मांग रहा हूँ। So United India. अनन्या, आधार कार्ड बना हुआ, सबका बना हुआ है क्लास में भैया, जितने बैठे हैं सबका बना हुआ है। अनन्या बताना। आधार कार्ड बनाने वाली भारत की ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, UIDAI, फुल फॉर्म। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा आगे का। अच्छा, याद करो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दीपांशु, रिपीट। Unique Identification Authority of India. देखो सामने मैंने मार्क करा है। यू से क्या बन रहा है? यूनिक। आईडी से आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चिराग, दोबारा बोलो, आधार बनाने वाली संस्था का नाम। सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़िया बात। थोड़ा सा इसके बारे में बोलता हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनन्या, रिपीट करना। आधार बनाने वाली संस्था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहली बार हिंदुस्तान में आधार किस ईयर में बना? मेरा क्वेश्चन, पूरी क्लास। 2009। बच्चों, कब बना पहली बार? आधार कार्ड बनने कब से शुरू हुए थे? 2009। 2009। हिना, एक बार दोबारा बताओ संस्था का नाम। सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड हिंदुस्तान में पहली बार कब बनना शुरू हुआ? दूसरा क्वेश्चन याद कर लो। आसिफ, जल्दी बोलो। 2009। 2009। और आधार एक्ट 2009 में भैया, जब ये आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तो इनका मास्टर माइंडेड पर्सन, चेयरमैन कौन था? नंदन नीलकानी। कौन था? बोलते चलो जल्दी जल्दी। नंदन नीलखानी। इन्फोसिस जब कंपनी शुरू हुई थी तो जिन 3 दोस्तों ने करी थी, फाउंडर कौन थे? अभी पीछे किसी बच्चे ने बताया था। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति। तो नारायण मूर्ति के साथ जो बाकी दोस्त थे उनमें से एक दोस्त कौन था? नंदन नीलकानी भी था। तो नंदन नीलकानी मास्टरमाइंडेड था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 2009 में ये लोगों की पहचान बनाने के लिए आधार कार्ड शुरू हुए थे। लेकिन आधार एक्ट 2016 में आया। आधार एक्ट 2016 में आया और कहा गया 2016 में कि हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को सब्सिडी चाहिए। अरे दीपांशु, सेल परचेज होती है प्रॉपर्टी की, बात समझ में आती है? Yes, sir. तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए कंपलसरी हो गया आधार कार्ड। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2-4। आधार एक्ट 2016 में पास कर दिया, जिससे आधार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। सब्सिडी किसी को चाहिए हो, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करना हो, कोई भी इस तरह के, अरे बैंक अकाउंट खोलना हो। अरे दीपांशु, बैंक अकाउंट खुलवाया क्या? दीपांशु, Yes, sir. बैंक अकाउंट खुलवाया कभी आपने? No, sir. अच्छा, किसी बच्चे ने खुलवाया? अरे बोलो पूरी क्लास। 18 साल के बाद किसी ने बैंक अकाउंट खोला हो? अरे बोलता ही नहीं कोई। तो कंपलसरी है, आधार आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है। जैसो, नहीं बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो 2016 में आधार एक्ट पास हो गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया सारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट की चीजों में आधार एज ए आइडेंटिटी यूज होगा। ही ना, बात समझ में आ गई? आधार एक्ट 2016 के बाद आधार की यस सर। वैल्यू बढ़ गई। अरे स्कूलों में एडमिशन कराना हो ना छोटे छोटे बच्चों का, उनका आधार लगता है। अरे बात समझ में आ रही है ही ना? यस सर। तो भैया, आधार के लिए बस चेयरमैन की बात करते हैं। आधार कार्ड की संस्था का नाम याद कर लिया, एक बार दोबारा सुनना चाहूंगा। हिना, संस्था। सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2009 में बनने शुरू हुए थे आधार कार्ड और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई एज ए आइडेंटिटी आधार एक्ट 2016 के बाद। और इसके चेयरमैन याद कर लो, सत्यनारायण। हिना बोलो, चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सत्यनारायण। सत्यनारायण। सीईओ फुल फॉर्म बताओ हिना।
आसिफ सीईओ The- की हाँ, Chief Executive The Officer. Chief Executive Officer. एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ऑफ UIDAI कौन है? सौरभ गर्ग। इसी साल चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन है फिर दोबारा अनन्या से। अनन्या, चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सत्यनारायण, सत्यनारायण। सीईओ का नाम बताओ। सौरभ, सौरभ गर्ग। कुशाग्र दोबारा। सौरभ गर्ग, UIDAI का चेयरमैन कौन है? कुशाग्र, आप बोलो कुशाग्र। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दो। नितिन, आप बोल दो बच्चे। नितिन। चेयरमैन, चेयरमैन सत्यनारायण। सत्यनारायण। और एक बारी सीईओ बोल दो। सीईओ सौरभ, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग। रौनक रिपीट करो, चेयरमैन और सीईओ। सत्यनारायण और सौरभ सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग। तो भैया टॉपिक को आगे चलाते हैं। मिडिवल इंडिया खत्म करना चाह रहे हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड शुरू करना था, लेकिन एक बार ये हिस्ट्री का मिडिवल इंडिया खत्म हो जाए तो आज ही खत्म हो जाएगा। तो आज ही बिजनेस एप्टीट्यूड, नहीं तो कल से। बिजनेस एप्टीट्यूड में और टॉपिक आपके लिए तैयार करे हैं। पीछे मैंने एक पंच लाइन का असाइनमेंट भेजा था, सब रिवाइज करके बैठे हैं अगली क्लास में, और साथ साथ हम नया असाइनमेंट शुरू करेंगे, लोगोस। तो जहांगीर की बात पूरी हो गई थी बच्चों लास्ट क्लास में। दीपांशु याद हो गया था जहांगीर में जॉन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय हिंदुस्तान में आए। अरे ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ब्रिटिश ट्रैवलर। और इन्होंने क्या इशू कराए? अरे मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्या इशू कराया? फ्री दस्तक। फ्री दस्तक। ये फ्री दस्तक कल को झगड़े का कारण बना। ये फ्री दस्तक के इशू कराने के बाद क्या हुआ? हिंदुस्तान में अंग्रेज जब आते थे अपना सामान लेके, तो विदाउट कस्टम ड्यूटी वो अपना सामान हिंदुस्तान में लाकर बेच सकते थे। अरे क्लियर है, फरमान जारी हो गया इनको बाय द मुगल एम्पायर। फ्री दस्तक। और जिसके चलते बैटल ऑफ प्लासी, मैंने 1757 की बात बताई थी कि ये अपना सामान फ्री में ला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्होंने दूसरी यूरोपियन कंट्रियों के सामान का टैक्स खुद लेकर और अपने पासेस दिखाकर उतारना शुरू कर दिया। तब जाके बंगाल के नवाब को ये बात पता चली, तो झगड़ा हो गया, वॉर हो गई, बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई थी? 1757, बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चलते हैं जी। तो जहांगीर के बच्चे का नाम बता दो जी, सामने चल रहा है दीपांशु। शाहजहां। शाहजहां। भैया मैंने पीछे आपको एक बात बताई थी, तख्ते ताउस। अरे याद आ रहा है? तख्ते ताउस बोले तो पीकॉक थ्रोन। पुनीत, तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? मुगल एम्पायर। राजा का नाम चाहिए। यस यस, ये बढ़िया बात है बच्चों, याद कर लो। अरे तख्ते ताउस कौन लेके गया था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, नादिर शाह अब्दाली। दो चीजें लेके गया, क्या? रिद्धिमा बोलना जरा। पुनीत बोलो, क्या चीजें लेके गया था? कोहिनूर और तख्ते ताउस। तो भैया शाहजहां की बात कर रहे हैं। अरे ताजमहल सबको मालूम है, मैंने इसलिए लिखा नहीं अलग से। अरे दीपांशु ये तो मालूम है ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने सर। शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज। मुमताज। सामने लिखा हुआ है जी डाटा। तो शाहजहां की बात कर रहे हैं। फादर का नाम याद रखना, जहांगीर। 1612 में, ये ईयर नहीं आएगा, शादी करी थी बानो बेगम, जो बाद में फेमस हो गई मुमताज महल के नाम से। और उनके जाने के बाद उनकी याद में क्या बनवाया? ताजमहल। ये सबको मालूम है। इन्होंने पुर्तगीज को हराया था। अरे पुर्तगीज में से किस आदमी का नाम बताना है? पुनीत से पूछ रहा हूं, जिसने शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा था हिंदुस्तान का वाया केप डी वर्डे। नाम? वास्को डी गामा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल? अच्छा वास्को डी गामा बोला है क्या? हाँ क्या? हाँ वास्को डी गामा। और ईयर बताओगे? 1498 एडी। 1498 एडी में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने हिंदुस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया था। और मजे की बात है, देश की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में पुर्तगीज रहे थे, और ये देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से खत्म हो गई, आज़ादी मिल गई हमें 15 अगस्त 1947। लेकिन हिंदुस्तान के एक इलाके पर अभी भी पुर्तगीज का कब्जा था, और बहुत बाद में आज़ादी मिली। कोई बताएगा कौन सा इलाका? दीपांशु। गोवा। कब कब कोई बता सकता है? 1963। 1963। गोवा बहुत बाद में हमने आजाद कराया,
पुर्तगीज से। तो वापस आ रहे हैं जी। तो शाहजहां ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था और पुर्तगीज को हरा दिया था इन 1636। ताजमहल वाली बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था ब्रिटेन का, तो पुर्तगीज को वो उनके साथ थे या अपोजिट नहीं में थे, नहीं, अपोजिशन में? अरे एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां आ चुका है, तो वहां पर लोग व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान, अफ्रीका जैसी कंट्रियों की खोज कर रहे थे जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था और अपना सामान बेचा जा सकता था। और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन आ रहे हैं? अरे यूरोपियंस हिंदुस्तान में 4 आए थे। पहले याद कर लो, सीक्वेंस याद कर लो सारे। पहले पुर्तगीज, उसके बाद कौन आया, कौन बताएगा? डच। डच के बाद आए फ्रांसीसीज और सबसे आखिरी में आए अंग्रेज। इन सबकी कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, बस साथ में वो अपनी कंट्री का नाम लगाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पुर्तगीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच। बात समझ में आ रही है? तो ब्रिटिशर्स सब एक ही में थे, ओके सर। हाँ, तो अब सुनो, ये आए व्यापार करने के लिए थे। सबसे पहले पुर्तगीज आए, लेकिन जब इन्होंने देखा कल को कंपटीशन होगा, झगड़ा होगा, तो इन्होंने शुरू में पुर्तगीज ने बंदरगाह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। समुद्र के लुटेरे, कभी नाम सुना है? पिक्चर भी देखी होगी। अरे समुद्र के लुटेरे, जल्दी बोलो। Pirates. हाँ, अब देखो समुद्र के लुटेरे, तो सबसे पहले समुद्र के लुटेरे यही बने थे पुर्तगीज। इन्होंने समुद्र पे कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान से कोई भी शिप जाता, हिंदुस्तान में कोई भी शिप आता, तो ये कहते पहले हमें टैक्स दो, उसके बाद जाना सामान लेकर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमारा एंशिएंट इंडिया से चल रहा है। यहाँ से बाहर जा रहे थे शिप, बाहर से यहाँ आ रहे थे। तो सबसे पहले पुर्तगीज ने कब्जा करना शुरू करा था समुद्र में, और उसके बाद उन्होंने समुद्र के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अहमदनगर गुजरात में, मुंबई के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। ताकि ये इजीली अपने ट्रेड को प्रमोट कर सके, टैक्सेस को कलेक्ट कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो वापस चल रहे हैं जी। इन यूरोपियंस में सबसे आखिरी में कौन आया? दीपांशु, आखिरी में कौन आया? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आए, और पहले नंबर पर पुर्तगीज। सीक्वेंस याद कर लेना, कई बार सीक्वेंस वो टिक करा लेगा। पुर्तगीज, दोबारा बोलना, इन चारों कंट्रियों की सीक्वेंस। पुर्तगीज, डच, फ्रांसीस और ब्रिटिशर्स। हाँ, फ्रांस वाले, और उसके बाद ब्रिटिशर्स। फ्रांस का सबसे फेमस गवर्नर का नाम था डुप्लेक्स। पूछूंगा बाद में, टॉपिक चलेगा तब कराऊंगा। तो वापस आ जाते हैं जी। औरंगजेब की बात कर रहे हैं। ताजमहल किसने बनवाया, जल्दी बता दो जी। ताजमहल, नितिन? शाहजहां। और शाहजहां के बच्चे ने गिरफ्तार करके ताजमहल के सामने सारी जिंदगी एक कमरे में बंद कर दिया था कि बस ताजमहल देखते रहो। अरे मालूम होगा सबको। Yes, sir. हाँ, आ गया। तो वापस चलते हैं जी। तो अच्छा, एक और बात मैंने बताई, शाहजहां ने क्या बनवाया बच्चों? तख्ते ताउस। लाल किला की कंस्ट्रक्शन भी शाहजहां ने करी थी। औरंगजेब पर आते हैं जी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आखिरी की बात कर रहा हूं, इससे पहले अकबर भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। तो लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब शाहजहां का सबसे बड़ा बच्चा नहीं था। सबसे बड़ा बच्चा था कौन, कोई बता सकता है? दारा शिको। कौन था बच्चों? जल्दी जल्दी बोलना है। दीपांशु, सबसे दारा शिको। तो गद्दी तो दारा शिको को मिलनी थी, लेकिन औरंगजेब वेट नहीं कर सकता था, ना पिताजी के जाने का और ना दारा शिको को बर्दाश्त कर सकता था। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, पिताजी को तो गिरफ्तार करके ताजमहल के सामने एक कमरे में बंद कर दिया। आज भी वो कमरा है, कभी देखने के लिए जाओ तो। और दारा शिको को लड़ाई में हरा दिया और देश की गद्दी पर काबिज हो गया। तो अगला मुगल एम्पायर औरंगजेब, 1658 से 1707। अकबर के बाद सबसे ज्यादा टेन्योर किस राजा का रहा मुगल एम्पायर में? औरंगजेब का। बातें याद करते हैं। इसने अपने आप को टाइटल दिया, अरे बोलते जाओ दीपांशु, आलमगीर। कौन सा टाइटल दिया? आलमगीर। इसको लोग कहते थे क्या? जिंदा पीर। अरे पीर पैगंबर समझते हो ना? लिविंग इंग्लिश, हिंदी में बोल सकते हैं संत। तो लोग इसे क्या बोलते थे? जिंदा पीर, लिविंग संत। अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? आलमगीर। अरे याद हो गया दीपांशु? यस सर। अनन्या, मेरा क्वेश्चन है, यू हर्ड अबाउट द कलमा? अनन्या, कलमा क्या होता है बच्चे? नहीं पता सर। अच्छा, जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ था गायत्री मंत्र, तो मैंने पूछा था गायत्री मंत्र क्या है? प्रेयर ऑफ किसका? प्रेयर ऑफ, जल्दी बोलो जी। सन गॉड। तो वो सन गॉड की प्रेयर है। तो ऐसे ही, अच्छा,
थोड़ी सी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। मुस्लिम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का नाम पूछ रहा हूँ पूरी क्लास से। कुरान। 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 तो भैया जो पवित्र ग्रंथ है, जो पाक ग्रंथ है, उसमें कुछ विशेष शब्द जो उस गॉड को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस परमात्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कलमा। एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्या, ये हिंदी भाषा में नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अरे युवराज, बात समझ में आ रही है? कलमा बोले तो जैसे हाँ भैया, जैसे स्पेसिफिकेशन हाँ, सर्टेन। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र किसी भी गॉड को लेकर, तो ऐसे ही गॉड को रिफ्लेक्ट करने वाला मुस्लिम के अंदर जो वो स्लोगन्स जो दूसरी लैंग्वेज में है, उसको क्या बोलते हैं? कलमा। तो अब से पहले मुगल एम्पायर में जो राजा आए, उन्होंने ये कलमा, वो पवित्र शब्द, सिक्कों की एक तरफ छपवा रखा था। दीपांशु, मेरी बात समझ में आ रही है? सिक्कों के एक तरफ वो कलमा छपवा रखा था। यस सर। लेकिन औरंगजेब ट्रूली इस्लामिक था, इसने कलमा, उन्होंने कहा सिक्कों के ऊपर कलमा छापना सही नहीं है, उन्होंने हटा दिया कि सिक्कों पे कलमा बैन कर दिया। ये क्लियर हो गया? कलमा किस राजा ने बैन करा? औरंगजेब। कलमा समझ में आ गया? परमात्मा के पवित्र शब्द जो परमात्मा की याद दिलाते हैं। सेजल एंड्रयूज, बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ। और इन्होंने क्या करा? म्यूजिक। अरे मैंने पीछे बताया था औरंगजेब थोड़ा कट्टर था, कट्टर रिचुअलिस्टिक था। उसने, अरे आजकल, अरे मुस्लिम जो समाज है वो भी समय के साथ साथ बदलता गया है, लेकिन आज भी दुनिया में एक ग्रुप है जो कट्टर है, जो पुराने बिलीफ्स को फॉलो करता है। कौन मैंने बताया था अफगानिस्तान में? जल्दी बताओ। अफगानिस्तान नहीं, अल कायदा तो एक ग्रुप का नाम है। अल कायदा में जो लोग शामिल है वो तालिबान से, बिलोंग्स टू तालिबान ग्रुप्स। क्या बोला है बच्चों मैंने? तालिबान ग्रुप्स। तो तालिबान ग्रुप्स आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं। तो बुर्का प्रथा और म्यूजिक, अरे म्यूजिक बैन कर रखा है। वहाँ कोई मूवी, थिएटर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अरे थिएटर इंडस्ट्री समझ में आ रहा है भाई? हिंदुस्तान में कोई भी गर्ल डांस करना चाहे, म्यूजिक, कोई सॉन्ग सुनाना चाहे, अलाउड, चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग्स करती हो। लेकिन तालिबान इस बात के खिलाफ हैं। तो औरंगजेब ने सिक्कों पे कलमा छापना बैन कर दिया, म्यूजिक बैन कर दिया, झरोका दर्शन, अरे दीपांशु समझ में आ गया? म्यूजिक इन द कोर्ट बैन कर दिया। उस जमाने में पिक्चर तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, बात याद आ रही है देखो पिक्चरों से। अब मूवीज, फिल्म, थिएटर इंडस्ट्री तो उस जमाने में होती ही नहीं थी, म्यूजिक होता था। तो बच्चों क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की पहली मूवी, अरे सबको आलम आरा। आलम आरा, क्या बढ़िया बात है, आलम आरा। तो वापस आ जाते हैं जी। तो म्यूजिक बैन कर दिया। झरोका दर्शन, दीपांशु व्हाट डू यू मीन बाय झरोका दर्शन? जल्दी जल्दी बोलना है सर पता नहीं। अब पुराने जमाने में जो घर होता था ना, उसमें पार्टीशन होते थे, पर्दे का पार्टीशन होता था, मेल का अलग और फीमेल का अलग। फीमेल उस एरिया के अंदर बिना बुर्का के रहती थी, और उन्हें वो दूसरे एरिया में जाना होता था ना, अपने ही घर में दूसरे एरिया में, तो बुर्के में ही जा सकते थे। अरे भाषा समझ में आती है मैंने क्या कहा? यस सर। और अगर मकान एक से ज्यादा मंजिल का है तो झरोके, झरोके समझते? विंडो, अरे विंडो समझ में आता है? विंडो, यस सर। विंडो से बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। तो वो झरोका दर्शन बैन कर। अच्छा, आप लाल किला वगैरह कभी कोई गया है? थोड़ा आइडियोलॉजी बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप उसको फील कर सकें। यस सर। हाँ, तो लाल किले में गए हैं तो नीचे राजा गद्दी पर बैठता था, और ऊपर अगर आप वहाँ दीवाने आम, अरे दीवाने आम समझते हो? दीवाने आम, दीवाने खास, यस सर। दीवाने Yes, आम sir. जहाँ राजा बैठता था, राजा बैठता था तख्ते ताउस पे, वहां अगर आप ऊपर देखें तो बहुत सारी विंडोज हैं, और वहां सारी रानियां बैठती थी, और पूरा जो भी कैसे वो सिस्टम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैसे फरमान जारी हो रहे हैं, वो सब रानियां देखा करती थी। तो वो क्या है? झरोका दर्शन। ऐसे ही जो भी मकानों में रहते थे, तो जो फीमेल्स थी वो झरोका, विंडो से बाहर देखती थी, तो वो झरोका दर्शन बैन कर दिया। अरे बात समझ में आ गई जी? यस सर। तो झरोका दर्शन बैन कर दिया, बिना बुरके के। आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, तालिबान, कोई महिला मार्केट में बाहर कुछ चीजें लेने चली जाए, बिना बुरका गर्दन काट देते हैं। वहां तो वैसे भी घर घर में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बारूद बनाने की, बंदूकें बनाने की। अरे मालूम है नहीं मालूम है आपको अफगानिस्तान में? तो वहां लॉ एंड ऑर्डर लोग अपने हाथ में लेके चलते हैं। बच्चे समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा दीपांशु? सर सुना तो नहीं था पहले। हाँ तो वापस आ जाते हैं जी। तो एंडेड द झरोका दर्शन, आइडिया दे दिया मैंने आपको। जिजिया के बारे में बताया था, जिजिया बोले तो नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम टैक्स।
याद कराओ दोबारा जल्दी से, ये किस राजा ने लगाया था, फटाफट। ए ए भाई, हाँ, फिरोज शाह तुगलक, हेरिडिटरी करा था उसने, जिजिया इम्पोज करा था। किस राजा ने जिजिया हटाया, ये याद करो। अकबर। 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 और री इम्पोज कौन कर रहा है दोबारा? औरंगजेब। वापस चल रहे हैं जी, आगे चल रहे हैं बच्चों। उस जमाने में, हाँ बोलो जी। भैया जिजिया था या जजिया था? अब प्रोनाउंसिएशन तो जजिया है आसिफ, जजिया। ओके भैया, ओके भैया। अब ये प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग शब्द आ सकते हैं, हो सकता है कोई कोई अलग अलग फिलोसफीज की हिस्ट्री में आपको जिजिया सुनने में मिला हो, जिजिया या जजिया। क्लियर है बच्चे? आसिफ ओके भैया। अभी पीछे जैसे कोई बच्चा बोल रहा था अर्जुन देव, या दीपांशु क्या बोल रहे थे? सिखों अर्जन देव सर। अर्जन देव। तो प्रोनाउंसिएशन होती है ये, तो इसमें फर्क आ सकता है, जैसे बनर्जी या बैनर्जी, तो ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ सकता है। तो जजिया की बात कर रहे थे जी, आगे चलते हैं। उस जमाने में जब औरंगजेब का रूल था, तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा लड़ाइयां किससे लड़ी? अरे जल्दी बताओ। सिखों से। नहीं नहीं, सिखों से लड़ाइयां उतनी नहीं लड़ी, बिल्कुल नहीं। उतनी सबसे ज्यादा लड़ाइयां मराठा से लड़ी थी। सबसे ज्यादा लड़ाइयां मराठा ने सबसे ज्यादा परेशान करा औरंगजेब को, और यहाँ पर समय समय पर वार। अरे छापामार सैनिक कभी सुना होगा आपने? विशेष लोग कम होते थे वो मराठास, लेकिन नुकसान ज्यादा करते थे औरंगजेब का। अरे बात समझ में आ रही है? हिंदवाज धर्म धोरक क्या कहा जाता था मराठास को? जल्दी बोलो जी। हिंदवाज धर्म धोरक। धर्म धोरक। शिवाजी, शिवाजी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, और यहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी से क्या छीन लिया था? अरे मराठा से छीन लिया बीजापुर, गोलकुंडा, ये महाराष्ट्र के इलाके हैं, अनेक्स्ड इन 1686 एंड 87। सबसे ज्यादा लड़ाइयां औरंगजेब ने किसके साथ लड़ी हैं? मराठास के साथ। क्लियर है बच्चे? दीपांशु? यस सर। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर मैं ये याद करा चुका था लास्ट क्लास में ही, सिखों के 9वें गुरु। अरे नाम बताओ। तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, और जिस जगह पर, वो जगह तो दिल्ली में ही है, आप लोग गए ये होंगे। उसको तेज पढ़ेंगे, तेग पढ़ेंगे। तेग बहादुर, तेग, ये शब्द तो सारी बुक्स में कॉमन है। तेग बहादुर नाम सुना होगा युवराज? हाँ भैया, लेकिन एक तेज बहादुर भी तो है। नहीं नहीं, तेज, अरे बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर है एक और। तेग बहादुर। अरे क्लियर है बच्चे? युवराज? हाँ भैया, क्लियर है, क्लियर है। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, वो जगह आज भी फेमस है दिल्ली में। नाम याद कराया था, जल्दी बताओ। शीशगंज। शीशगंज गुरुद्वारा। आगे चलते हैं जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, यहाँ पर सिखिज्म की बात चल रही है, तो क्वेश्चन 10वें गुरु का नाम जल्दी से दीपांशु। सर गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने नए पंथ का अनाउंस। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे, लेकिन उन्होंने कोई नया पंथ नहीं बनाया, उनके फॉलोअर जरूर रहे। और फिर जब गद्दी पर उनके बाद कौन बैठे थे, जल्दी बताओ? अंगद देव जी। कौन बैठे थे? अंगद देव जी। तो फॉलोअर्स जो भी अगले गुरु बैठे उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन नया पंथ नहीं बनाया। पंथ किन्होंने बनवाया? सिखों के 10वें गुरु। और पंथ का नाम बता दो, उन्होंने क्या नाम दिया? खालसा। यस, ये जो पंथ बनाया, ये 10वें गुरु जी ने बनाया, और उनका नाम क्या था? 10वें गुरु का नाम बताओ? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्होंने नया पंथ बनाया, उनका नाम अनाउंस करा खालसा। खालसा इज ए वर्ड अराइज फ्रॉम खालिस। खालिस इज ए वर्ड विच मींस प्योर। जो सत्य की चर्चा करे, जो सत्य को, अटेनमेंट को जानने की कोशिश करें, उन सारे फॉलोअर्स को उन्होंने नाम दे दिया खालसा। आइडियोलॉजी बताइए मैंने, जो किस सोच से उन्होंने क्या बनाया। अरे क्लियर है बच्चे? और उन्होंने ग्रंथ लिखा और कहा अब के बाद आने वाले समय में ये फॉलोअर्स इस बुक को पढ़ेंगे और इसमें उन्हें सारी डायरेक्शंस मिलेगी। और ग्रंथ का नाम आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी। ऐसे ही मैंने मुस्लिम के ग्रंथ का नाम बताया, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। क्वेश्चन है कुरान। आगे चलते हैं जी। अकबर के बारे में क्या कंस्ट्रक्शन करी थी? इंपॉर्टेंट है,
फतेहपुर सीकरी में उन्होंने क्या बनाया? दीवाने खास। अरे किले के अंदर दो अलग अलग पार्टीशन होते थे, दीवाने आम जहाँ जनरल पब्लिक आके मिलती थी, और दीवाने खास जहाँ मंत्रियों के साथ बैठक होती थी और फरमान जारी होते थे। ये बात क्लियर हो गया? दीवाने आम दीवान, कभी भी जाओ लाल किला, Yes, sir. इतने सारे किले हैं, सब जगह डिवीजन मिलेगी, दीवाने आम दीवाने खास। पांच महल, पंच महल बनाया। भैया अकबर ने अपनी कब्र खुद बनवा ली थी अपने जिंदा रहते, और वो कब्र आज भी है, जगह का नाम सिकंदरा। याद कर लो, अकबर की कब्र कहाँ पर है दीपांशु? सिकंदरा। सिकंदरा। जहांगीर ने बनवाया मोती मस्जिद, कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर आजकल कहाँ पर है? जल्दी बोलो जी। पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल बताओ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और उन्होंने अपनी कब्र, अरे जहांगीर की कब्र भी कहाँ बनी हुई है? लाहौर के अंदर। शाहजहां, शाहजहां, एक तो मैंने तख्ते ताउस की बात बता दी आपको, दूसरा रेड फोर्ट उन्होंने बनाया, और तीसरा अरे शाहजहां जो मोस्ट कॉमन है, ताजमहल। ताजमहल। शालीमार गार्डन, अरे जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने नाम सुना होगा, शालीमार एंड निशात बाग। अरे सुना है किसी ने? अरे बोलते जाओ। श्रीनगर में भी है शालीमार बाग, शालीमार बाग गार्डन। बच्चों, दीपांशु, दिल्ली में भी ऐसा कुछ है, शालीमार गार्डन। नहीं 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 नहीं, शालीमार बाग है दिल्ली में। अरे ये शालीमार बाग, हाँ। अरे शालीमार बाग जो दिल्ली का है, अरे वो तो एरिया है, वहाँ कोई गार्डन नहीं है, वहाँ कोई गार्डन नहीं है, Yes, वो तो sir. आज बना है, लोगों ने बना दिया, नाम सरकार ने डेवलप कर दिया, एरिया कॉलोनी है वो तो। शालीमार बाग दिल्ली में कॉलोनी है, लेकिन ये शालीमार गार्डन है जो शाहजहां ने बनवाया था, और लाहौर में औरंगजेब ने बनवाया था। अरे औरंगजेब की बीवी का नाम राबिया उल दौरा। राबिया उल दौरा क्या है बच्चों? नाम पढ़ो। राबिया उद दौरा। भैया बीवी पहले चली गई तो औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में औरंगाबाद में बनाया बीवी का मकबरा। ये फेमस है आज भी, बीवी का मकबरा। कहाँ पर है? औरंगाबाद। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। किसकी याद में? अपनी बीवी की याद में। क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर। सर औरंगाबाद इंडिया में, पाकिस्तान में? ओ भाई औरंगाबाद अरे ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो भैया? इंडिया में औरंगाबाद, महाराष्ट्र का इलाका। दीपांशु, ओके ओके सर। इंडिया में ही है। तो आगे चलते हैं जी। भैया मैंने इंपॉर्टेंट डेज का ये असाइनमेंट ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में आप सबको भेजा भी हुआ है, और बीसीसी ऐप पर भी। अरे बीसीसी ऐप पर मैंने एक और असाइनमेंट भेजा है आज, एमसीक्यू एंशिएंट इंडिया। बच्चों मिल यस गया सर। सबको? Yes, तो sir. अब असाइनमेंट्स का खेल चलेगा बच्चों। तो टॉपिक बदल बदल के असाइनमेंट्स भेजेंगे, उसमें आंसर्स भी है, और क्लास में डिस्कस भी करना चाहूँगा। तो टॉपिक को चलाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स, कुछ डिस्कशंस। तो सारा ही याद करना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ। 12 जनवरी, जल्दी बोलो अनन्या। 12 जनवरी नेशनल यूथ देखो, डे। नेशनल का मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान में मनाया जाता है, जहाँ इंटरनेशनल वर्ड आ जाएगा या वर्ल्ड आ जाएगा वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ए नेशनल यूथ डे। तो यहाँ पर आपके लिए हिंट बता रहा हूँ, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। किसका बर्थडे बच्चों? जल्दी जल्दी बोलना है। स्वामी स्वामी विवेकानंद जी। 1863। अब थोड़ी हिस्ट्री सुन लो। 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे। इनका ओरिजिनल नाम कौन बोलेगा? इनका स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त। दीपांशु जल्दी जल्दी बोलना है। नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त पैदा कब हुए थे? 12 जनवरी 1863। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रहे ना रहे, 12 जनवरी मत भूलना। जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। भैया ये जवानी में ही चले गए थे, मतलब ज़्यादा बड़ी 1903 में तो एक्सपायर भी हो गए थे, 1663 में, तो कुल मिला के 45 साल की उम्र तक रहे। दीपांशु बात समझ में आ रही है? 40 हो गए ना, 45। हाँ जो भी 40 साल, एक आइडिया बताया मैंने आपको। तो 1863 में बर्थ हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। जल्दी से बताओ इनका ओरिजिनल नाम। नरेंद्र दत्त। पैदा कहाँ हुए थे? कैलकाटा इन बंगाल। कहाँ पैदा हुए थे? कैलकाटा बंगाल। बंगाल में। इनके गुरुजी का नाम बोलते जाओ जी। गुरुजी का नाम मैंने लिखा है रामा। अरे जल्दी बताओ। स्वामी रामकृष्ण। हाँ, रामा कृष्णा परमहंस। भैया याद करते रहो। पहली बात, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे सिर्फ इंडिया मनाता है। नेशनल या इंडिया लग जाए तो वो इंडिया के लिए है, वर्ल्ड के लिए नहीं है।
यूथ डे सेलिब्रेट होता है क्यों? रीजन आपके लिए बता दिया, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, और इनके गुरुजी का नाम रामा कृष्णा परमहंस। इन्होंने, इनके गुरुजी ने इनका नाम दिया था विवेकानंद, एक्चुअली में तो इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामा कृष्णा परमहंस कौन थे? प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली माता इन कलकत्ता। अरे नाम सुना होगा, काली कलकत्ते वाली। यस सर। तो भैया सुनो ध्यान से, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम जल्दी जल्दी बोलना है। प्रेरणा पांडे, अरे गुरुजी का नाम याद दिलाओ भैया। रामाकृष्ण परमहंस। रामा कृष्णा परमहंस कौन थे? प्रीस्ट, अरे पादरी समझते हो ना, पंडित समझते हो। प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल ऑफ काली कलकत्ते वाली। ये याद हो गया बच्चों? यस सर। अब इनके शिष्य थे नरेंद्र दत्त, जिनको नाम दिया गुरुजी ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने बहुत बड़ी ट्रस्ट बनाई, वो ट्रस्ट आज भी फेमस है रामा कृष्णा मिशन के नाम से। अरे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मिशन चलाया। अरे जल्दी से बताओ नाम क्या है? रामा कृष्णा मिशन। इस मिशन में आज भी हिंदुस्तान में दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स अवेलेबल है, जो पूरे देश में उस वक्त एजुकेशन को प्रमोट करने का काम और हेल्थ। अरे टीबी की बीमारी उस वक्त देश में सबसे ज्यादा थी, और गांव के गांव साफ होते थे। टीबी समझ में आता है? ट्यूबरक्लोसिस। यस सर। तो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से लड़ने के लिए रामा कृष्णा मिशन पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव शहर शहर खोले गए, और लोगों की सेवा भावना से रामाकृष्णा मिशन ने काम करा। ये रामाकृष्णा मिशन के फाउंडर कौन है? विवेकानंद जी। अपने गुरुजी के नाम से मिशन चलाया, जिसमें 2 मेजर वर्क थे, हेल्थ को प्रमोट करना और स्कूलिंग को प्रमोट करना, स्कूल को बढ़ावा देना, ताकि एजुकेशन हिंदुस्तान में आ सके। ये क्लियर हो गया बच्चों? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। यस सर। 18, एक बढ़िया बात और, 1893 पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई रिलीजन की, शिकागो के अंदर। दीपांशु मैंने क्या बोला है? शिकागो में सर रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। 1893 पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को बुलाया गया, सभा बुलाई गई। तो किसकी थी? रिलीजन की कॉन्फ्रेंस थी पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन किसने करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। अरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन किसने करा? बोलते जाओ। स्वामी विवेकानंद जी थे कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए हिंदुस्तान के धर्म के बारे में बोला, तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, और तब लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान का धर्म कैसा। और यहाँ से इंपॉर्टेंस क्रिएट हुई हिंदुस्तान के रिलीजन की। अरे क्लियर हुआ जी? ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद की लाइफ में शिकागो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। कब? 1890 है जी। अब देखो क्या बोला था। अब देखो हम धर्म पर, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। सब धर्म के, पूरी कंट्री के धर्म के रिप्रेजेंटेटिव गए, सबने अपने अपने धर्म के बारे में बोला। सबने, भाई सबके धर्म तो सबका ही अच्छा होता है, लेकिन विवेकानंद जी सिर्फ धर्म को, नॉलेज ऑफ ट्रुथ को जानते नहीं थे। वो वक्ता भी बहुत होता है ना, बोलने का तरीका, शब्दों की कलेक्शन, वोकैबुलरी स्किल, तो उसमें भी उनको महारत हासिल थी। तो सभी धर्मों में ट्रुथ की बात हो रखी है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से बोला, उस अंदाज से पूरी दुनिया के लोग हक्के बक्के रह गए थे। और हिंदुस्तान का नाम, कि भाई हिंदुस्तान में भी, तब से हिंदुस्तान में फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ के धर्म की खोज करते हैं कि भैया यहाँ का धर्म कैसा। अरे बात समझ में आ गई जी? हाँ जी भैया। हाँ, तो आगे चलेंगे जी। तो कुछ ये राधा स्वामी भी इन्हीं से ही रिलेटेड है जो अनन्या, दोबारा बोलना, क्या बोला? तो ये राधा स्वामी भी इन्हीं से ही रिलेटेड है। नहीं, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। अरे राधा स्वामी एक अलग संप्रदाय है, बिल्कुल अलग संप्रदाय है, बिल्कुल इनसे रिलेटेड नहीं है। क्लियर है जी? ओके सर, यस। स्वामी विवेकानंद जी के मैंने गुरु बता दिए, ये बता दिया पैदा कहाँ हुए हैं, कोलकाता। इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र दत्त। अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चले और रिलीजन, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन को संबोधित करा इन्होंने। शिकागो में हुई थी, पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव गए थे अलग अलग कंट्री से। हिंदुस्तान से जाने का मौका स्वामी विवेकानंद को मिला था, और वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बड़ा बढ़िया काम करा। लोगों को समझने का मौका मिला कि हिंदुस्तान का भी धर्म बहुत बढ़िया है।
अब उन शब्दों पे क्या शब्द बोले उस पे फिर डिबेट हो जाती है, तो इसीलिए वो चर्चा हम डिटेल में नहीं करना चाह रहे। तो आगे चलते हैं जी। भैया 26 जनवरी में आपको बता चुका हूँ, 26 जनवरी का डिस्कशन कर चुका हूँ। पूरा हिंदुस्तान हर साल सेलिब्रेट करता है एज ए रिपब्लिक डे। कहानी बताई थी। पहली बात, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा है, और 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया उसके लिए मैंने बताया था 26 जनवरी 1930। अरे सबको याद है, डिटेल तो रिपीट नहीं करनी ना। 26 जनवरी 1930 याद है सर। हिस्टोरिकल हैपनिंग बनाने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेबल कर दिया गया इन आवर इंडिया। और यहाँ से शुरू हो रही है प्रेसिडेंट की पोस्ट। इससे पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। क्या चल रहे थे इससे पहले? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे पहले हिंदुस्तान का क्वेश्चन है, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अरे बताओ, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया नाम बताओ। आरसी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बढ़िया भैया, एक गड़बड़ ना करो। और ये पोस्ट खत्म हो गई, और 26 जनवरी 1950 से गवर्नर जनरल की जगह कौन सी पोस्ट आ गई? प्रेसिडेंट की पोस्ट। रिपब्लिक डे के बारे में आपको मालूम है, हैपनिंग बता चुका हूँ। हमारा संविधान कितने समय में लिखा गया याद करा चुका हूँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आगे चलते हैं भैया। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी गए थे। ईयर पूरी क्लास कोई बताएगा? जल्दी बोलो जी, पूरी क्लास ईयर। अरे बोलो बच्चों। 30 जनवरी 1948। 47 को देश की आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 और 30 जनवरी 1948 गोली मार दी गई थी महात्मा गांधी को ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से। गोली किसने मारी? याद दिलाओ जी, जल्दी जल्दी नाम। नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। और महात्मा गांधी के आखिरी शब्द जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हे राम। हे राम। हे राम। तो 30 जनवरी सेलिब्रेटेड एज ए महात्मा गांधी मैरिटोडोम डे या मार्टियर्स डे। और इस दिन पूरा देखो, ये तो इंडिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लिप्रेसी डे पूरी दुनिया मनाती है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सबको मालूम है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर टंग डे। 24 फरवरी वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्या होता है? क्या दोबारा बोलेंगे जी युवराज? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लिप्रेसी, अरे लिप्रेसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो वो दोबारा ठीक। अरे लिप्रेसी में शरीर, लिप्रेसी समझते हो दीपांशु? नो सर। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को लिप्रेसी, हिंदी का शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, लिप्रेसी हो जाए तो उसे गांव से बेदखल कर देते थे। क्यों? अरे छुआछूत की बीमारी समझते हो ना? यस सर। तो ये ऐसी बीमारी होती है उस व्यक्ति से। अच्छा, हिंदी का शब्द याद आ रहा है जी। अरे कोड समझते हो? कोड। अरे जल्दी बोलो युवराज। क्या भैया? कोड। कोड नहीं भैया। अच्छा, तो ऐसे समझ लो, छुआछूत की बीमारी होती है, किसी एक आदमी को हो जाए तो वो दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाती है। तो पुराने जमाने में किसी आदमी को इस तरह की बीमारी हो जाती थी तो उसे गांव से बाहर निकाल देते थे और वो अलग ही रहता था जब तक कि वो ऊपर नहीं चला जाता था। अरे बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ भैया। भैया कोड क्या होता है? उसी का अब हिंदी में नाम बोल रहा था। अब हिंदी का नाम ठीक पता है। ही, अब हिंदी का वो नाम आपको पता ही नहीं, तो आइडिया बता रहा हूँ कि छुआछूत की बीमारी है ये। क्लियर है जी? लेकिन जब से इस दुनिया में वैक्सीनाइजेशन आ गई है और बच्चों का टीकाकरण लग जाता है तो अब उसके बाद लिप्रेसी नहीं होती। ये क्लियर हो गया बच्चे? युवराज ये क्लियर है? ये भी हो गया। हाँ जी, आगे चलेंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सभी को मालूम है। 21 फरवरी इंटरनेशनल एसटी के सेंट है वैलेंटाइन डे का। हाँ, एक्चुअली में भैया संत थे। अब देखो स्टोरी पे ना क्या क्लास निकल जाएगी पूरी। तो ये चाइना में एक संत थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी हंसाने का काम करा और गॉड के बारे में रिफ्लेक्शन दी। तो उन्होंने पूरे समाज को प्यार बांटा, तो उसकी वजह से शुरू हुआ सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे। तो संत वैलेंटाइन डे है पूरा नाम। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। अब डिटेल पर नहीं जाएंगे, इसकी स्टोरीज है बहुत सारी। इवन इन्होंने मरते मरते भी लोगों को हंसाने का काम करा था। जब ये जा रहे, बता ही देता हूँ बात चल रही है तो, इनको अपनी, लोगों को वैसे अपनी एक्सपायरी पता नहीं होती लेकिन इनको पता था। इन संत को अपनी एक्सपायरी पता था। जाने से पहले इन्होंने अपने जलने का, अरे समझते हो ना वो लकड़ी की वो यस सर। तैयार की जाती है, तो इन्होंने पहले से ही तैयार कर ली थी। सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था और पहले से ही उसमें बहुत सारे, अरे दिवाली वाले दिन जो बम पटाखे जलाते हैं इसमें बहुत सारे भर लिए उसके अंदर, किसी को पता नहीं था। और ये उसके ऊपर बैठ गए और लोगों को कहा भैया जलाओ।
और जिस वक्त इनकी डेथ हुई उसी वक्त जलाया गया, और फिर उसके बाद खूब आतिशबाजी हुई, दिवाली जैसा नज़ारा, और सारे गांव वाले जितने भी उस इलाके में थे सब हंसने लगे। तो बहुत सारे किस्से हैं इनके। तो सेंट वैलेंटाइन डे, 21 फरवरी मदर डे, 24 फरवरी एक्साइज डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, 8 मार्च, जल्दी जल्दी बोलो दीपांशु, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स डे। सारा चार्ट आपके पास है भैया, याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जहां भैया 24 मार्च किस लिए, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था ट्यूबरक्लोसिस डे। अरे टीबी के लिए भारत सरकार ने जो मेडिसिन निकाल रखी है उसका नाम बता सकते हो कोई? कॉमन मेडिसिन है पूरे हिंदुस्तान में टीबी के लिए, क्या है? जल्दी बोलो, मैंने लिखा है सामने। अरे बोलता ही नहीं कोई। दीपांशु, DOT। डॉट मेडिसिन चलती है ट्यूबरक्लोसिस में। आगे चलते हैं। कुछ फुल फॉर्म होगी सर इसकी, है ना? फुल फॉर्म वाली बात होगी। नहीं, मेडिसिन का नाम ही है डॉट, मेडिसिन का नाम अच्छा, ही है। ओके ओके। 1 अप्रैल ऑल फुल डे, 7 अप्रैल एसपीजी के लिए, एसपीजी सरकार की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है भैया। ये 13 अप्रैल वाली बात मैंने याद कराई थी, ये बढ़िया थी। 13 अप्रैल याद है, बैसाखी का दिन। ईयर मैंने याद कराया था, बोलो बच्चों। ईयर 1919। 1919 हाँ 1990, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई है बच्चों, कहानी सुना चुका था मैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, और यहाँ पर कौन आए थे? जनरल डायर, और निहत्तों पे गोली चलाने का फरमान जारी कर दिया। और भैया करीब करीब 1500, संख्या मैंने आपके लिए बताई है, 1500 गंभीर रूप से घायल हुए थे, और करीब करीब 379 ऐसा हिस्ट्री में लिखा है। इवन वहाँ जो अगर आप कभी जाएं जलियांवाला बाग में, तो वहाँ अलग से एक रूम में सारे फोटोज लगा रखे हैं। और अभी मैंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट का आपको डाटा दिया कि अभी 13 अप्रैल 2021 उन्होंने माफ़ी मांगी है, पार्लियामेंट में शोक सभा रखी थी उन्होंने कि उन्होंने ये ठीक नहीं करा। तो कौन हेड थे, नाम बताना हेड का? शमशुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, नाम बोलो जल्दी से। सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। हाँ जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ जनरल किसने गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? नाम याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल डायर का कत्ल किसने करा? इंग्लैंड भेज दिया था, इंग्लैंड जाके गोली मारी है सरदार उधम सिंह। और उसके नाम से, सरदार उधम सिंह से के नाम से पंजाब एंड JNK का बॉर्डर है भैया। जब भी आप पंजाब से JNK में जाओ तो उधम सिंह बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। आगे चलते हैं जी। तो एरोनॉटिक्स डे, हेरिटेज डे, अर्थ डे 22 अप्रैल, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे। अरे बुक्स को लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, नाम बता दो मुझे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो बुक को लेकर होता है, बुकर प्राइज। अरे जल्दी जल्दी बोलो। अरे क्या बोला है मैंने? बुकर प्राइज। मैं आगे जब अवार्ड के टॉपिक चलेंगे तो बुकर प्राइज की चर्चा करूंगा भैया। जहां वर्ल्ड लिखा है पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, तो पूरी दुनिया में नो टोबैको डे 31 मई, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, 20 जून रिफ्यूजी डे, डायबिटीज डे। जहां पर वर्ल्ड लिखा है पूरी दुनिया का, जहां वर्ल्ड या इंटरनेशनल नहीं लिखा, वो सिर्फ इंडिया में। यहाँ बढ़िया बात चल रही है बच्चों, 9 अगस्त। अरे 9 अगस्त बोलो क्या? 9 अगस्त दीपांशु, हिरोशिमा डे। अच्छा पहले 6 अगस्त की बात करते हैं। अरे 6 अगस्त की बात करते हैं, हिरोशिमा डे की बात कर लेते हैं। बच्चे ने बात, अरे कारगिल विक्ट्री डे तो सबको नजर आ रहा है, 26 जुलाई कारगिल जीता था हमने बच्चे। यस सर। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। अरे हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में पहला बम, एटम बम कहाँ गिरा? हिरोशिमा में। मुझे तारीख बता दो, 6 अगस्त 1945। अरे क्वेश्चन मेरा, वर्ल्ड वार 1 पूरी क्लास टाइम बताओ, 1940 से याद करो बच्चों। 1918 अरे वर्ल्ड वार 2 जल्दी से टाइम बताओ। 1939 to 45 1939 to 1945 क्वेश्चन याद कर लो, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक। अब ये देखो सेकंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ। सेकंड वर्ल्ड वार को शुरू करने वाला आदमी कौन था? जर्मन का राजा, यस। पूरा नाम बताओ। एडोल्फ हिटलर। भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट करने का मास्टरमाइंड आदमी, जर्मन का राजा। अरे जर्मन में किसकी सरकार थी? नाजीज्म चल रहा था वहां पर, नाजीवाद चल रहा था। जो पार्टी जीती थी, सत्ता में आई थी, पार्टी कौन सी थी? नाजीज्म। क्या? जल्दी जल्दी बोलो। नाजीज्म। इसका नेता कौन था? अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है। और अडोल्फ हिटलर की फेमस पुस्तक कोई बताएगा?
कोई भी नहीं बोल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 कंट्रियां जीती थी जो विनिंग कंट्रियां थी, नाम बताओ। अरे विनिंग कंट्रियों के नाम बताओ। यूएसए, यूएसए, यूएस, यूके, फ्रांस, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर। अरे बोलते जाओ भाई, 5 कंट्रियों के नाम चाहिए। यूएसएसआर, और बोलो। रशिया आ गया, फ्रांस, रशिया। भैया रशिया USSR, यूएसएसआर भी नहीं था। अच्छा, रशिया और यूएसएसआर तो एक ही बात है ना। उस जमाने में तो रशिया नहीं था, यूएसएसआर। अरे एक नाम रह गया, जल्दी बताओ, एक और रह गया। कोरिया, ओ बच्चे, सी लिखा है, सी से शुरू है। चाइना। हाँ, चाइना। अरे 5 विनिंग कंट्रियां, यूएसए, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर। अरे यूएसएसआर बाद में डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बन गया है, तो आज के ज़माने में बात करेंगे तो रशिया की और चाइना, ये विनिंग कंट्रियां हैं, विनिंग कंट्रियां हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया में पीस लाने के लिए, शांति को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नाम रखा यूएनओ। अरे पूरा नाम बताओ यूएनओ का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना, जल्दी बोलो। 24th, अरे बताओ, 24 अक्टूबर 1945। भैया ये 24 अक्टूबर हर साल सेलिब्रेट होता है यूएनओ डे के नाम से। एक और तारीख याद हो गई, 24 अक्टूबर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है यूएनओ डे। पूरी दुनिया में शांति रहे उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अरे जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, कौन सी काउंसिल है? सिक्योरिटी काउंसिल। इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसमें से 5 मेंबर परमानेंट हैं और 5 मेंबर वही हैं जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। ये 5 मेंबर यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। जिनमें से कोई भी एक बात बोल दे, उसे दुनिया का कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता। अड़ गए का मतलब अड़ गए, वीटो पावर है इनके पास, इन 5 नेशंस के पास जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। इसके अलावा 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं जो चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, जिनका टेन्योर 2 साल होता है। हिंदुस्तान नॉन परमानेंट मेंबर में है इन सिक्योरिटी काउंसिल। दीपांशु याद हो गया? यस सर। तो भैया यूएनओ डे कब मनाते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। 24 अक्टूबर। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बताया मैंने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म याद हो गई, पूरी दुनिया में पीस के लिए बनाई गई। इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसकी चर्चा हम आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। तो भैया पहली बार एटम बम का यूज हुआ 6 अगस्त 1945, जिस देश में हुआ पूरी दुनिया में हिरोशिमा डे को याद किया जाता है 6 अगस्त को। और उसके 3 दिन बाद बच्चों एक और इलाके पे बम फेंक दिया और वार खत्म हो गई। बता दो 3 दिन बाद कहाँ फेंका? नागासाकी। तारीख याद कर लो, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे बम फेंका था जापान में। वापस आ जाते हैं जी, 9 अगस्त इंडिया सेलिब्रेटेड एज ए क्विट इंडिया मूवमेंट। अरे यहाँ हमने 9 अगस्त, फिर ईयर वही है 1945 को, हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान का पहला मूवमेंट जो लीडरलेस मूवमेंट था। अरे क्वेश्चन याद करते जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हो रहा है? 9 अगस्त 1945 को। दीपांशु याद हो रहा है? यस। दूसरी बात, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में, मुंबई में सभा बुलाई। जगह का नाम ग्वालियर टैंक। आज भी ये पार्क मौजूद है महाराष्ट्र में। अरे मुंबई में आज भी ये पार्क है, नाम क्या बताया मैंने, जल्दी बोलो। ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने जनता को संबोधित करा कि आज से हम अंग्रेजों को बोलते हैं हिंदुस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान को छोड़ दो, हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करते। और ध्यान से सुनना क्या शब्द कहे थे। एक तो नारा दिया डू और डाई, हिंदुस्तानियों के लिए कहा करो या, अरे बोलो जल्दी से, करो या मरो। डू और डाई का नारा दिया महात्मा गांधी ने। कहा ग्वालियर टैंक ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। और इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सब मूवमेंट्स में क्या होता, जब भी नेता को सरकार गिरफ्तार करती, अंग्रेज गिरफ्तार करते, तो वो मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाता, वो मूवमेंट खत्म हो जाता। इन्होंने यहाँ पहली बार महात्मा गांधी ने कहा कि अब कोई भी नेता गिरफ्तार हो जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म नहीं होगा, कोई भी नेता की जरूरत नहीं है इसके लिए। पहला लीडरलेस मूवमेंट इन अवर इंडिया कौन था? अरे क्वेश्चन तैयार हो गया, लीडरलेस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। नारा दिया था महात्मा गांधी ने डू और डाई। और कहा था हिंदुस्तान को, अंग्रेजों को कहा हिंदुस्तान को भगवान के भरोसे छोड़कर चले जाओ, लीव इंडिया इन द हैंड ऑफ
गॉड। और मजे की बात, भगवान भरोसे ही चल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है जी? यस सर। करप्शन हुई है ना इतने सालों में, इतने सारे लोगों के द्वारा दुनिया भर की। तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। अरे स्पोर्ट्स डे, अरे हिंदुस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? जल्दी जल्दी बताओ जी, हिंदुस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स। हॉकी। हॉकी। हॉकी के जादूगर, जल्दी जल्दी बोलो। अरे हॉकी, ध्यानचंद। ध्यानचंद याद कर लो, हिंदुस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद जी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स डे के नाम से। जहां मैंने इंटरनेशनल या वर्ल्ड नहीं लिखा, वो इंडिया का है। तो हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 29 अगस्त, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर। अरे 5 सितंबर की स्टोरी में सुना चुका हूं, बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भैया टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे 10 साल, उसके बाद 5 साल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदुस्तान में सबसे पहला, अरे मैंने बताया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जल्दी बोलो जी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। भारत रत्न 19 खेल याद कर लो, भारत रत्न का सेलिब्रेशन, ये अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन 1954 से शुरू किया गया। देश 47 में आजाद हो रहा है, लेकिन ये अवार्ड का डिक्लेरेशन कब से शुरू हुआ बच्चों? 1954। और पहली बार भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिल रहा है वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। सर इन्होंने 12 इयर्स करे होंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे। 2 टर्म पूरी करी टेन्योर। दो दो टेन्योर क्या वाइस प्रेसिडेंट का क्या टेन्योर होता है सर? 5 साल। 5 साल प्रेसिडेंट का भी 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल। प्रेसिडेंट का तो 6 साल होता है ना? हे भगवान, अच्छा ये सर 5 साल होता है, 5 साल होता है। इतना गड़बड़ मत करो भैया। तो आगे चलते हैं जी, जल्दी से खत्म कर लेते हैं जी इंपॉर्टेंट डेज। टूरिज्म डे आपने याद कर लिया 27 सितंबर। कुछ और? अच्छा गांधी जयंती को लेकर, अरे गांधी जयंती कब सेलिब्रेट हो? हिंदुस्तान में गस्टेड हॉलीडेज 15 अगस्त, जल्दी जल्दी बोलो, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। अरे गांधी जयंती बोले तो बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम जल्दी बोलो। मोहनदास करमचंद करमचंद गांधी। माता का नाम पी से है। अरे जल्दी बोलो। पुतली बाई। हाँ पुतली। उनकी पत्नी का नाम के से है, जल्दी बोलो। कस्तूरबा गांधी। अपनी पत्नी को वो बा बुलाते थे, क्या बोलते थे? अरे बोलते चलो जल्दी जल्दी। अरे क्या बा बुलाते थे। अरे इन्होंने आश्रम बनाए थे और अपने घर छोड़ दिए थे। इनके आश्रम को क्या बोलते हैं? गुजरात में बने हुए हैं आज भी, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। और एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने अपने आश्रम भी छोड़ दिए और कहा कि हम सिर्फ गरीबों की बस्ती में रहेंगे। गरीबों को नाम दिया हरिजन। महात्मा गांधी ने नाम दिया गरीबों को हरिजन। हरिजन की बस्ती में रहे और आखिरी बार जब गोली लगी थी हरिजन की बस्ती में ही थे। हरिजन की बस्ती में ही थे जहां गोली मारी गई थी। नाम याद करा दिया मैंने, किसने? नाथूराम गोडसे। यहाँ गांधी जी के नाम से हिंदुस्तान में आजकल प्रोग्राम चल रहा है। अरे क्या? नेशनल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा। अरे जल्दी बोलो पूरा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 दिन की काम की गारंटी। अरे याद आ रहा है बच्चों? पूछ लेगा एमसीक्यू में। तो आगे चलते हैं। अरे बच्चों ये 24 अक्टूबर की मैंने कहानी सुना दी आपको। अरे जल्दी बताना। 24 अक्टूबर ये वीएनओ नहीं है, यूएनओ लिखा है। यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1945 को। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। जल्दी से नाम बता दो फटाफट। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और रशिया। बिल्कुल बढ़िया। एड्स, अरे एड्स की फुल फॉर्म बताओ जरा। अक्वायर्ड एमिनोस, जल्दी जल्दी। अक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेवी डे, क्रिसमस डे, ये सब आपको मालूम ही है। तो ये तारीख का कॉलम खत्म, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी समय की लिमिटेशन बच्चों।